हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीक्वेंस सीरीज के थर्ड लेक्चर में। अभी तक हम लोग सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर में बात कर चुके हैं। सीक्वेंस क्या होता है, कौन सा पर्टिकुलर सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलते हैं और सीरीज किसको बोलते हैं। फिर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करा था पिछले लेक्चर में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने जनरल टर्म यानी कि nth टर्म का फार्मूला पढ़ा था और उसके बाद में फिर सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला पढ़ा था। तो अभी ये लेक्चर में हम लोग कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसमें तो तुम्हारा देखा हुआ होगा 10th क्लास में, और कुछ एक आध प्रॉपर्टी ऐसी मिलेगी जो नई चीज़ होगी, जो नए पढ़ने के लिए होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एक कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। फिर मान लो मैंने सारे टर्म में 3 ऐड किया तो क्या मिलेगा मुझे? 5, 7, 9, 11, 13, 15। पहला ये जो सीक्वेंस लिखा था ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। सारे टर्म में मैंने +3 कर दिया। तो अब जो ये नया सीक्वेंस बना, ध्यान से देखो, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। पहले वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 2 था, जो नया सीक्वेंस मिला उसका कॉमन डिफरेंस भी 2 ही है। तो क्या समझ आया कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और कॉमन डिफरेंस भी सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं होता है। तो ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लो इसको। इफ़ अ फिक्स नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म्स ऑफ अ गिवन AP, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP विथ सेम कॉमन डिफरेंस। ये बात सब्ट्रैक्शन के लिए भी सही है। ठीक, बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी में जैसा अभी हमने देखा, अगर सारे टर्म में कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो AP होता है। ये बात मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सही है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 मान लिया, ये AP कंसीडर किया जिसका कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चलो इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया मैंने, तो मुझे मिलेगा 6, 12, 18, 24, 30, 36। अब ये जो सीक्वेंस बना है मेरे पास, ध्यान से देखो, क्या ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल। और कॉमन डिफरेंस अब इसका जो है वो 6 हो गया है। तो कॉमन डिफरेंस ऐसे केस में चेंज हो जाता है अगर मल्टीप्लाई करें तो। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे चेंज होगा। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस भी जो ओरिजिनल था उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो गया। पहले 2 था, 2 × 3 हो गया। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी में यही बात लिखी है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ ईच टर्म ऑफ एन AP इज डिवाइडेड बाई अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन की बात करी थी, सेम चीज़ गोज विथ डिवीजन ऑल्सो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस मैंने 2 ले रखा है। अभी सारे टर्म को 2 से डिवाइड कर दें तो मुझे मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर ध्यान से देखा जाए इसको तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बट इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अभी 2/2 यानी कि कितना हो गया है? 1 हो गया है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें भी चेंज हो जाता है। जिस कांस्टेंट नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस में भी उसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ये बात थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा है। इफ़ ईच टर्म ऑफ एन AP इज डिवाइडेड बाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन and common difference also gets divided by that constant। ठीक, तो आई होप ये पहली 3 प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी हुई हैं पहले से भी। आगे नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की बात की जाए तो फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ ऐसे है, जैसे मान लो मैंने x1, x2, x3, x4 अप टू से xn, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रखा है। ठीक, ऐसे मान लो एक कोई दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा मैंने y1, y2, y3, y4, कहाँ तक मान लिया, चलो yn तक।
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 है। अब अगर ये दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को ऐड कर लिया जाए, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, माने पहला टर्म ऐड हो गया, फिर दूसरा टर्म ऐड हो गया, तीसरा टर्म भी ऐड हो गया, इस तरीके से nth टर्म जो है वो भी ऐड हो गया, तो ये वाला जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन रहा है ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, ये बात लिखी है फोर्थ प्रॉपर्टी में, इफ़ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू एपीज आर एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड। ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी सही है, मतलब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते करस्पॉन्डिंग टर्म्स में से तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता दैट विल आल्सो बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल से और समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लो एक पहला एपी मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10, एक मैंने दूसरा एपी लिखा, मान लेते हैं 5 10 15 20 25। ठीक है, अब दोनों को अगर ऐड किया जाए 7 14 21 28 35, तो देखो ध्यान से ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते, पहले एपी से दूसरे एपी को सब्ट्रैक्ट करते तो मुझे मिलता -3, फिर -6, फिर क्या आ जाता -9, फिर आता -12, फिर -15। तो अगर देखो तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, कॉमन डिफरेंस की अगर बात की जाए तो जैसे इसमें पहले एपी का कॉमन डिफरेंस क्या था, 2 था, दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस क्या था, 7 था। जब हमने ऐड किया तो कॉमन डिफरेंसेस भी आपस में ऐड हो गए, 2 + 7 2 + 5, कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 7 हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर है, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 2 है, दूसरे का 5 है। जब सब्ट्रैक्ट किया पहले में से दूसरा तो 2 - 5, कॉमन डिफरेंस अब देखो ध्यान से वो कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है तो दोनों एंड से, मतलब स्टार्टिंग से और एंड से अगर इक्वी डिस्टेंट वाले टर्म्स को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, तो उनका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। मतलब पहले एग्जांपल से समझे, मान लो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से इक्वी डिस्टेंट वाले टर्म्स को, और स्टार्टिंग से और एंड से, दोनों एंड से, ओके। जैसे पहले टर्म को कंसिडर किया तो 2 + 20, आंसर कितना आ गया 22। अगर मैं स्टार्टिंग से सेकंड और आखिरी से सेकंड इनको ऐड करता 18 + 4, ये भी आंसर कितना आता 22। अगर थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड करें तब भी आंसर जो है वो 6 + 16 कितना है 22। फोर्थ और फोर्थ लास्ट को ऐड करें 8 + 14, तब भी आंसर 22 है। फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट को ऐड करें 10 + 12, ये भी आंसर कितना है 22 है। तो यही बात बोली जा रही है, द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, जनरल वे में मुझे लिखना हो तो ऐसे लिख सकता हूँ A1 A2 A3 A4, मान लिया AN-3 AN-2 AN-1 AN, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स लिखे हैं। तो पहला टर्म और आखिरी टर्म A1 + AN बराबर होगा दूसरा टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म AN-1, फिर ये बराबर होगा थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म AN-2, फिर ये बराबर हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ लास्ट टर्म AN-3, और इस तरीके से चाहे जब तक लिखते रहो, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये तुम्हारा 10th क्लास का भी किया हुआ है। कभी भी किसी क्वेश्चन में कई बार हमको ज़रूरत पड़ता है 3 टर्म्स को एपी में कंसीडर करने का या 4 टर्म्स को एपी में कंसीडर करने का। तो कभी भी 3 टर्म्स को एपी में कंसीडर करना हो तो उसका मेथड ऐसे रहेगा,
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। फ़ायदा उसका ये होता है, तुम बोलोगे कि सर हम ए प्लस डी और ए प्लस टू डी भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं 3 टर्म्स को, लेकिन अगर क्वेश्चन में इनके सम की बात की गई है तो उसमें ए प्लस 3d 2 वेरिएबल आ जाते हैं, एक ए और एक डी। लेकिन जब ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी को ऐड करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो उसके सम में एक ही वेरिएबल रहेगा। ठीक, तो 3 टर्म्स को ऐड करने का मेथड, 3 टर्म कंसिडर करना हो तो इस तरीके से, 4 टर्म कंसिडर करना हो तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, 5 टर्म्स अगर लेने हो तो 5 टर्म लेने हो तो यहीं पे ये जो 3 टर्म लिया है एक एक टर्म आगे और पीछे बढ़ा दो, तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d हो जाएगा। सही है। अगर 6 टर्म्स लेने हो तो ये जो 4 कंसिडर किया है 4 में एक एक आगे और पीछे इंक्रीज कर दो, मतलब ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ए प्लस 5d। इस तरीके से जब तक चाहें लिखते रहें, बट ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर तो ध्यान ये रखना है 3 टर्म्स और 4 टर्म्स का। 7वां प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, 7वां प्रॉपर्टी तो मैंने ऐसे लिख दिया, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है ना, तो उसके लिए मैंने लिख दिया है कॉमन डिफरेंस किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 0 भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने लिखा 2 2 2 है ना, इस तरीके से, तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। डेफिनेशन तो यही बोलता है ना कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 0, 0 भी एक कॉन्स्टेंट होता है। तो इस वाले कॉमन डिफरेंस की बात करें वो 0 है। ठीक है, ऐसे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो टर्म्स विल बी इंक्रीजिंग, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हुआ तो टर्म्स विल बी डिक्रीजिंग, और कॉमन डिफरेंस 0 हुआ तो टर्म्स विल बी कांस्टेंट। ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। फिर आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी है rth टर्म फ्रॉम लास्ट इज n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तुमसे। देखो, फाइंड सपोज 11th टर्म from the end of sequence say 2 4 6, ठीक है, 198। ये क्वेश्चन है कि ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, सीक्वेंस क्या है? बेसिकली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके एंड से, आखिरी से 11वां टर्म बताओ। तो इसका एक मेथड तो ये है, अगर तुम्हें कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो इसका एक मेथड ये है कि सीक्वेंस को जो है उल्टा करके लिख लो, पलट के। जैसे हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, सीक्वेंस पहला टर्म 2 है और +2 किया तो आगे 4 मिला, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो 198 के पहले क्या टर्म रहा होगा? 196 रहा होगा, तो 198 196 इस तरीके से, आखिरी में 6 4 2 ऐसे हो जाएगा। तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, बट इसमें अब पहला टर्म 198 हो गया, कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 हो गया। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता लग गया तो फिर तो हम सारा कुछ पता कर सकते हैं इसका, है ना। बोला है 11वां टर्म फ्रॉम एंड बताओ इधर से, तो हम 11वां टर्म इधर से देखना है अपने को। तो A11 हो जाएगा A प्लस 10D के बराबर, दैट इज 198 प्लस 10 इंटू -2, 198 माइनस 20 दैट इज 178। एक तो तरीका ये हो गया कि तुम सीक्वेंस जो है AP है उसको उल्टा करके लिख लो। मान लो तुम्हें ये उल्टा करके नहीं लिखना है तो उसका दूसरा मेथड ये है, अब उसमें तुम्हें ये वाली चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक, कि अगर 11वां टर्म एंड से पूछा गया है तो पहले तो ये देखो कि उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक, पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये वाले सीक्वेंस में या प्रोग्रेशन में। तो AN को 198 मान लिया लास्ट टर्म, है ना। अब AN लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ से A पता ही है 2 है,
n-1 और d का वैल्यू भी कितना है 2 है, ये 198 हो गया। देखो यहाँ से 2 और ये -2 घट जाएगा तो 2n बराबर 198, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 99, 99 टर्म है टोटल इसमें। अब अगर अपने को 11th टर्म फ्रॉम एंड पूछा है तो वो हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। देखो n माइनस आर प्लस 1, n कितना 99 माइनस 11, rth टर्म पूछ रहा है तो n माइनस आर करेंगे, 11 पूछ रहा है तो n माइनस 11 और प्लस 1, तो 99 माइनस 11 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 99 माइनस 11 प्लस 1 मतलब -10, तो 99 माइनस 10 89th टर्म, और 89th टर्म हो जाएगा a प्लस 88d के बराबर। a कितना है 2 और d भी कितना है 2, तो 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 88 प्लस 1 89, और 89 इंटू 2 करेंगे तो आंसर जो है वो फिर से कितना हो जाएगा 178। तो ये दो तरीके हैं करने के। अगर एंड से कोई टर्म पूछा जाए 11वां टर्म या 20वां टर्म बताओ, तो या तो तुम फार्मूले से कर लो बाय फार्मूला, ठीक है, या फिर तुम सीक्वेंस को ऐसे रिवर्स सीक्वेंस करके ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनी टर्म ऑफ एन एपी एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट। क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यही सीक्वेंस लिया, सबसे सिंपल सा सीक्वेंस है, ठीक, 2 4 6 8 10 12 14 16। बोला कि कोई भी टर्म उठाओ, कोई भी एनी टर्म पहले को छोड़ के, जैसे मान लो मैंने 8वां ले लिया, तो इस 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 8 से इक्वल डिस्टेंस पे जो भी टर्म्स होंगे उनके सम का आधा। तो 8 से इक्वल डिस्टेंस पे जैसे अगर मैं बोलूँ चलो 8 से दो स्टेप आगे चले जाओ और 2 स्टेप पीछे चले जाओ, तो कौन कौन सा टर्म मिला 4 और 12, तो इनके सम का आधा देखो ये किसके बराबर है 8 के बराबर है। ये समझ आ रहा है। अगर बोले चलो 3 स्टेप आगे चले गए और 3 स्टेप पीछे आ गए, तो क्या मिला 2 मिला और 14 मिला, इनके सम का आधा वो भी कितना होगा 8 ही के बराबर होगा। तो ये बात हमने लिखा है एनी टर्म इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। ओके, जनरलाइज करके इसको लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन बराबर ए एन प्लस के प्लस ए एन माइनस के डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कोई भी टर्म जो है उसको हम लोग उस टर्म के इक्वी डिस्टेंस कोई भी दो टर्म के सम का आधा ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गया। अब इसलिए यहाँ पर k का वैल्यू जो है वो n से छोटा रहना चाहिए, अदरवाइज ये n माइनस के वाली चीज़ डिफाइन नहीं होगी। मान लो k का वैल्यू हम बोल रहे हैं कि n का वैल्यू मान लो 5 है और k का वैल्यू सपोज 10 है, तो 5 माइनस 10 तो ये a माइनस 5 आने लगेगा, उस बात का तो कोई मतलब होता नहीं है। ओके, एक आखिरी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लो, समझो पहले क्या लिख रहे हैं। जैसे मान लो पहला AP मैंने लिखा 2 4 6 8 10 ऐसे, फिर मैंने दूसरा AP लिया 4 7 10 13 इस तरीके से। पहले AP का कॉमन डिफरेंस अगर मैं D1 बोलूँ तो वो 2 के बराबर है, दूसरे AP का कॉमन डिफरेंस मैं D2 बोलूँ तो वो 3 के बराबर है। ठीक, अब देखो ज़रा ध्यान से, क्या कुछ कॉमन टर्म्स दिखाई दे रहे हैं दोनों AP में। कॉमन टर्म्स जैसे पहला कॉमन टर्म है 4, दूसरा कॉमन टर्म है 10। अगर और आगे बढ़े तो इसमें 12 आएगा, फिर 14 आएगा, ठीक है, इसमें और आगे बढ़े तो 16 आएगा, फिर यहाँ 14 के आगे भी 16 आएगा।
तो अगला कॉमन टर्म जो आ रहा है वो 16 है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई दो एपी लिखा हो, उनके कॉमन टर्म्स को अगर एक जगह पे लिखा जाए, ठीक, क्या करने वाले हैं हम लोग, कॉमन टर्म्स को लिखने वाले हैं। तो पहला कॉमन टर्म क्या मिला, 4, दूसरा मिला 10, तीसरा मिला 16। ठीक है, तो ये कॉमन टर्म्स के द्वारा एक जो सीक्वेंस बनता है, ठीक है, ये सीक्वेंस भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये प्रॉपर्टी है। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो जिन एपी के ये कॉमन टर्म्स हैं उस एपी का खुद का भी एक कॉमन डिफरेंस होगा, वो कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम होता है। तो अगर तुम देखो ध्यान से, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 वो कितना है, 6। तो जो हमारे ये कॉमन टर्म्स के द्वारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना, उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 6 के बराबर। तो इसी बात को 10th प्रॉपर्टी में हमने लिखा कि अगर D1 और D2 कॉमन डिफरेंसेस हैं, इफ़ D1 and D2 आर कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs, देन द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय देयर कॉमन टर्म्स इज ऑल्सो एन AP। पहली बात तो ये होगी कि जो कॉमन टर्म से जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और फिर उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो जिन एपी का कॉमन टर्म उठाए थे उन एपी के जो कॉमन डिफरेंसेस हैं उनका एलसीएम। तो ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है, विथ कॉमन डिफरेंस इज द एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ओके, क्वेश्चन करेंगे, अभी एग्जांपल करेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। तो आ जाओ अब एग्जांपल पे आ जाते हैं। पहला एग्जांपल मैंने नोट कर रखा है, फर्स्ट एपी इज 2, 5, 8, 11, इस तरीके से T60 लिख रखा है लास्ट में, और ये AP1 हो गया। फिर AP2 वो है 3, 5, 7 और लास्ट में लिख रखा है T50। तो जो पहले T60 कैलकुलेट कर लिया जाए कि ये आखिरी वाला टर्म है क्या पहले AP में। तो T60 होगा A + 59D, सही है। A का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू कितना है, 3 है। 59 × 3 हो गया 177, और +2 किया तो 179। ठीक है, ऐसे ही T50 अगर दूसरे वाले में कैलकुलेट करें तो मिलेगा A + 49D के बराबर। A का वैल्यू है 3, फिर 49 × D का वैल्यू है 2 सेकेंड AP में, D माने कॉमन डिफरेंस। 49 × 2 हो गया 98, 98 + 3 कितना हो गया, 101। ठीक, तो इस तरीके के पहला AP और दूसरा AP लिखा हुआ है। हमसे क्या पूछा गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिकल हैं। अब एक तो तरीका ये है कि तुम पहले वाले AP का एक मतलब स्टार्टिंग से लेकर 60 टर्म लिखो, दूसरे AP का भी 50 टर्म लिखो, फिर गिनो एक एक करके कि कितना कॉमन टर्म आ रहा है। तो खुद ही समझ आ रहा होगा कि ये कोई मतलब प्रैक्टिकल मेथड तो है नहीं। ठीक है, 50-60 है तो फिर भी कर सकते हैं, 200-300 आ गया तो फिर तो पूरे एग्ज़ाम में यही करते रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये तरीका तो रखेंगे नहीं, फिर क्या मेथड हो सकता है। तो ऐसे ज़रा दिमाग लगाएं कि जो भी हमारा आइडेंटिकल टर्म, पहले आइडेंटिकल टर्म्स लिख लेते हैं एक बार, आइडेंटिकल या कॉमन टर्म्स, क्योंकि हमें पता है कि वो कॉमन टर्म से क्या बनता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनता है। अभी अभी हमने 10th प्रॉपर्टी में पढ़ा है। पहला कॉमन टर्म क्या दिखाई दे रहा है, 5, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो वो आएगा, पहले का कॉमन डिफरेंस 3 है, दूसरे का 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6। तो 5 और 6 हो गया 11, 11 6 हो गया 17, इस तरीके से। तो ये हमारा कॉमन टर्म वाला AP लिखा है। हमें ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। अल्टीमेटली मुझे यही बताना है कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, उतने ही आइडेंटिकल टर्म्स होंगे। तो अब थोड़ा दिमाग ऐसे लगाओ कि जो भी आइडेंटिकल टर्म होगा क्या वो 101 से बड़ा हो सकता है। सोचो, दूसरे AP में जो आखिरी टर्म लिखा है वो 101 है, तो अगर पहले और दूसरे में कॉमन ढूंढे तो 101 से बड़ा थोड़ी आएगा कोई नंबर, 102 थोड़ी आ जाएगा। 102 तो इस सेकेंड AP में लिखा ही नहीं है, 103 तो लिखा ही नहीं है,
बात समझ में आ रहा है? तो जो भी कॉमन टर्म आएगा सबसे बड़ा वाला, वो 101 या 101 से क्या होगा, छोटा ही होगा। ये बात समझ आ गया। तो चलो मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n के बराबर है। तो हमें पता है कि इसका जो आखिरी टर्म आना है 101 या 101 से कम आना चाहिए। तो अब ये nth टर्म हम लिख लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन इक्वल टू 101। a कितना है, 5, ठीक। तो 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 6। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 माइनस 6 यहाँ पर कितना आ रहा है, -1, ये हो गया। 6 एन लेस देन इक्वल टू 102। ठीक है, तो n लेस देन इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 6 होता है 102 के बराबर। तो क्या मिला कि n का वैल्यू 17 या 17 से कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सोचो। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था इधर से स्टार्ट किया, तो इसका सल्यूशन ये मिला। इसका मतलब ये है कि जब भी n का वैल्यू 17 या 17 से कम रहेगा, जो हमारा टर्म है वो 101 या उससे कम रहेगा। तो मैक्सिमम n का वैल्यू कितना हो सकता है, n का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 17। इसका मतलब कि जो 17वां टर्म है वही किसके बराबर है, 101 के बराबर। तो 101 तो आइडेंटिकल टर्म हो ही सकता है। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब यही आंसर हो गया हमारा कि देयर आर 17 कॉमन टर्म्स या फिर आइडेंटिकल टर्म्स। आई होप समझ आया आपको। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A1 A2 A3 AP दे रखा है, जहाँ पर ये गिवन है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A24 225 के बराबर। तो पहले 24 टर्म को जोड़ना है। पहले 24 टर्म का जो सम होगा S24 अगर मैं लिखूँ तो ये होगा 24/2, तो पहला टर्म प्लस आखिरी 24वां टर्म, यानी कि 12 इंटू A1 प्लस A24। ये कहीं ना कहीं अपने को पता करना है, ठीक। अब जो गिवन है वहाँ से चलो स्टार्ट करिए। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी एपी के दोनों एंड से, स्टार्टिंग से और एंड से इक्वी डिस्टेंट वाले जो टर्म्स का सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो A1 प्लस A24, A1 प्लस A24 जो होगा वो बराबर होगा किसके, अगर मैं यहाँ पे चलो AP लिख लेता हूँ पहले, A1 A2 A3 इस तरीके से A22 23 24, ये AP है। तो A1 प्लस A24 ऐसे करके देखा करो, ये 24 और एक ये 25, ठीक है। तो अगर हम A5 और A15 करें, A5 और A5, यहाँ पे एक टर्म छूट गया है, थोड़ा मुझे इसको अरेंज कर लेने दो फिर से। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन है, तो आ जाओ। A1 प्लस A24 इंटू 12 ये चाहिए। हमें पता है कि A1 प्लस A24 जितना होगा वही वाला आंसर आएगा A20 और A5 का, और वही आंसर आएगा A10 प्लस A15 का। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1 प्लस A24 बराबर है A5 प्लस A20 के, ये भी बराबर है A10 प्लस A15 के। कैसे देखना है, इन दोनों का सम कांस्टेंट है तो ठीक है। 24 एक 25, 20 और 5 25। देखो अगर मैं ये प्रॉपर्टी की बात करूँ, हाँ यहाँ ये वाला, ये दोनों को ऐड करके देखो n+1 आ रहा है, ये दोनों को भी ऐड करो n+1 आ रहा है, इनको भी ऐड करो कितना आ रहा है n+1, इनको भी ऐड करो देखो कितना आ रहा है n+1। तो ऐसे देख सकते हैं
बस ठीक है, तो बस काम हो गया अपना। क्या गिवन था, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। ओके, A1 प्लस A24 तो है ही, ये भी A1 प्लस A24 के बराबर है और ये भी A1 प्लस A24 के बराबर है। तो अल्टीमेटली 3 टाइम्स A1 प्लस A24 हो गया इक्वल टू कितना, 225। A1 प्लस A24 हो गया 225/3 यानी कि 75 के बराबर। फिर 12 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो 12 इंटू 75 कितना हो गया आंसर, ये हो गया 900 के इक्वल। सही है, यही पहले 24 टर्म्स का सम हो गया। ओके, आई होप समझ आया आपको। अगला टर्म क्या है, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 20। 4 टर्म का सम 20 है। तो देखो अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 4 टर्म कंसीडर करना पहले तो वो कैसे कंसीडर करें 4 टर्म्स को एपी में, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 टर्म कंसीडर कर लिए। फिर इनको जोड़ लेना, वो 20 दे रखा है। अगला है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इन्हीं के स्क्वायर का सम। तो इनको ऐड करते ही पहले तो a का वैल्यू निकल जाएगा, फिर दूसरा इक्वेशन बनाएंगे उसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे, d निकल जाएगा, a और d निकल जाएगा तो सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये खुद करना। ओके, खुद करना और जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना उसको। ओके, 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखो समझ लो। बोल रहे हैं कि ए बी सी ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ऐसे लिखने का मतलब आर फॉर रियल और ऊपर पॉजिटिव लिखा मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, और ए बी सी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बना रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है। फिर हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये भी एपी में है। ओके, अब एक तो तरीका, जैसे कोई भी 3 टर्म को एपी में दिखाने का, ए बी सी को मुझे एपी में प्रूव करना है तो 2b बराबर a प्लस सी प्रूव कर दो। एक तो मेथड ये है। ओके, दूसरा और क्या मेथड है, प्रॉपर्टी के थ्रू। तो प्रॉपर्टी के थ्रू कई बार काम हमारा आसान हो जाता है। देखो बोला जा रहा है कि ए बी सी जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं इसमें सब में डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई एक नंबर ले लिया मैंने ए बी सी, तो हमें पता है प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि एक ही कांस्टेंट से सब में डिवाइड करने पे जो सीक्वेंस बनता है वो भी ए पी होता है। तो ए अपॉन ए बी सी कॉमा बी अपॉन ए बी सी कॉमा सी अपॉन ए बी सी, ठीक है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा। इसका मतलब कि 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी और 1 अपॉन ए बी, ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एक चीज़ और, 2 अलग अलग ए पी के टर्म्स को करस्पॉन्डिंगली ऐड करने से जो सीक्वेंस बनता है वो भी क्या होता है, ए पी ही होता है। तो हमने पहला जो ये ए पी था और ये जो तीसरा ए पी था, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया तो बी प्लस 1 अपॉन ए सी आ गया और सी प्लस 1 अपॉन ए बी आ गया, तो ये भी ए पी हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देख लो क्या है, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी और ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर हमें प्रूव करना है कि 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी, ये भी किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक, तो आ जाओ। एक तो मेथड ये है कि इसको ए पी में प्रूव करना है तो 2 अपॉन बी को 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी ऐसे प्रूव करना, या दूसरा मेथड है बाय प्रॉपर्टी का यूज करके। तो प्रॉपर्टी का यूज करके अगर समझ आ गया तो बड़ा आसान हो जाता है। देखो बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी कॉमा ए प्लस
बी माइनस सी अपॉन सी, ये ए पी गिवन है। अगर सब में 2 ऐड कर दिया जाए, +2 सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी +2 कॉमा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी +2। 2 ऐड करने से जो सीक्वेंस बनेगा क्या वो भी ए पी रहेगा? बिल्कुल। अच्छा, सिंप्लीफाई अगर करें तो देखो बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा, और इधर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, न्यूमरेटर में तीनों जगह पे ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, और जो प्रूफ करना है उसमें न्यूमरेटर में 1 आना चाहिए। तो इसी से हिंट मिल गया कि अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता कि ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, क्योंकि हम तो ये पढ़े हैं कि 0 से डिवाइड तो कभी होता नहीं है। तो क्या आप श्योर हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है? बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा था, क्वेश्चन में लिख रखा है कि ए प्लस बी प्लस ए कामा बी कामा सी जो है वो सब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। क्योंकि अगर देखो एक तो ये, अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने अभी ऐड कर लिया, ठीक है, ये तो बेईमानी हो गया। नहीं, ये अंडरस्टूड है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डिनोमिनेटर में ए बी और सी, ठीक है ना। तो यहीं से ये बात साबित है हो रही है कि ए बी और सी का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। हाँ, ए बी और सी का वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी जो है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में मैंने ऐड कर लिया कि ए बी और सी जो है वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक, तो ऐसे में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा नहीं, उससे डिवाइड किया तो क्या बचता है मेरे पास, 1/a 1/b और 1/c। हमें पता है ए पी के सारे टर्म में डिवाइड करने से जो सीक्वेंस बनता है अल्टीमेटली वो भी ए पी होता है। तो यही प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वी हैव स्टडीड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन and we have solved some 5 to 6 problems or questions. Okay, do like and subscribe the channel and write down any doubts or doubts or troubles you have. Okay, thank you.